अगर आपने डिसाइड करा है कि आपने यहाँ जाना है तो अपनी तरफ से पूरा 100% आप देना। ये मत सोचना कि मैं इतना कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा, मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूँगा तो मेरा ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। कभी इस चक्कर में मत पड़ना कि कट ऑफ क्लियर करनी है। अपने ही तरफ से अपना बेस्ट देना और सिर्फ प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये थोड़ा टाइम ही है। उसके बाद अगर आप एक अच्छी जॉब में लग जाएंगे, आप कमाओगे भी, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने अपने शौक़ पूरे करने हैं या कुछ भी कह लीजिए, वो आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, अपने जॉब को भी और अपनी लाइफ को भी, क्योंकि आप तब खुद अर्न कर रहे होंगे। Parneet Kaur, your educator of English. Welcome you to Camel TV Toppers Initiative by an Academy. Today we are talking with यश बजाज, जिन्होंने SBI PO क्वालिफाई किया है। उनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है एंड आप सारे एस्पिरेंट्स को उनकी जर्नी बहुत इंस्पायर करेगी और आपको एक रोड मैप देगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपने डेस्टिनेशन SBI IBPS PO तक पहुंचा सकते हैं। तो let's have a conversation with यश बजाज। हाय यश, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। ग्रेट। तो आपकी प्रिपरेशन आपने की एंड देन यू आर वर्किंग नाउ SBI। तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस? बिकॉज ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम है कि दे वांट टू वर्क एज SBI PO। यस मैम, एक्चुअली मैम मैं 2019 पास आउट हूँ। ओके। उसके बाद स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी मतलब FCAT और CDS के एग्ज़ाम्स की तैयारी करी थी, बट फिर मेरे को पता चला कि नहीं, आप मतलब बहुत टफ रहता है। आप फिर मेरे को बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला। ओके। तो देन मैंने उसकी प्रिपरेशन करी, मैंने 1-2 प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स दिए, तो तब मेरे को लगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग मतलब अच्छा लगता है, मतलब सॉल्व करना। और वैसे भी थोड़ा बैंकिंग की तरफ इंटरेस्ट भी था मेरे को। देन मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, क्वालिफाई पहले तो नहीं हुए। उसके बाद स्टार्टिंग में पहले प्रीलिम्स होते थे, देन फिर उसके बाद मेंस में अपीयर होने लगा। फिर मेंस अपीयर हुआ तो इंटरव्यू दिए, बट इंटरव्यू दिए तो इंटरव्यू में भी रिजेक्शन, मतलब नहीं हुआ, फाइनल मेरिट में नहीं बना पाया। देन उसके बाद IBPS क्लरिकल 2020 मेरा क्लियर हुआ था एग्ज़ाम, उसमें मैंने ज्वाइनिंग करी। फिर ज्वाइनिंग के साथ साथ मैंने प्रिपरेशन करी थी कि मैं वो SBI ही जाना है मैंने, मतलब कि एक ऑफिसर बनना है मेरा, मतलब मेन रोल ये था, मतलब मेन विजन मेरा ये था। देन फिर मैंने उसके साथ साथ जॉब के साथ साथ मैंने तैयारी करी। और आज मैं SBI PO हूँ और जॉब भी ज्वाइन कर चुका हूँ। ग्रेट। तो आपने जैसे बताया कि आपने पहले CDS हैं, कुछ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की, देन यू स्विच टू बैंकिंग के सेक्टर्स में, देन कुछ एग्ज़ाम दे इस फेज़ में नहीं हुआ। फिर मतलब आपने ऑलमोस्ट हर जो स्टूडेंट फेस कर रहा है, आपने ऑलमोस्ट सारे फेसेस देखे हैं, प्रॉपर आपने देखे हैं। तो एक जो फैक्टर होता है, जो मैं इनिशियली बात ही करना चाहूँगी, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप गोइंग। मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है कि हम कई स्टूडेंट्स होते हैं 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद लगता है कि छोड़ दें यार, नहीं हो रहा, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर ही छोड़ देते हैं, बैंकिंग छोड़ देते हैं। तो व्हाट फैक्टर वाज देयर कि नहीं मुझे करना है? मतलब आपने कैसे उस फेलियर्स तो नहीं करेंगे, वो फेलियर्स को तो हम कह सकते हैं देना, या आपको टीचिंग बहुत अच्छी टीचिंग्स देते हैं, तो वो आपने कैसे कवर किया एंड कैसे आप आगे बढ़ते रहे? हम सबसे पहले तो आप भी मतलब बहुत लोगों से मिले होंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा एग्जाम। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत है, बिल्कुल अच्छी बात है कि आप विद इन 8 to 10 मंथ्स आपके पास एक जॉब है, जो मैंने एटलीस्ट 1.5 साल, पौने 2 साल मैंने दिए हैं उसमें। बट उन पौने 2 साल में मैंने वो चीज़ें गलती करके और खुद ही मैंने ठीक करी है, क्योंकि आपको बताने वाला कोई नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज तो है नहीं है कि आपके टीचर्स के पास गए क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा ये ऐसे करके देखो, आपने खुद ही उसको ठीक करना। तो मैंने वो सब चीज़ देखी है, उसके बाद मैं क्वालिफाई करके मैंने जॉब अपनी हासिल करी है। तो इससे मेरे को मतलब ये चीज़ें मेरे को नॉलेज आई, या कुछ भी आप कह लीजिए, मेरे को चीज़ें पता चली कि क्या क्या है, कि मैं आगे जो भी अगर गाइडेंस चाहता है मैं दे सकता हूँ उसको। अब रही बात कि जैसे फेलियर आए, अब मैं बताऊँ, मेरा IBPS क्लरिकल का एग्ज़ाम मैंने दिया था तो 2019 में, और मैं एग्ज़ाम दे के आया,
81 82 के आसपास मेरे अटैम्प्ट थे, मेरे को था कि हो जाएगा। ओके बट मेरे को तब पहली बार पता चला कि नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट पड़ता है, हाँ। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का मेरे को अब तक नहीं पता था। ओके मतलब मेरे को एट द एज ऑफ 21 और 21 हाँ 21 क्योंकि की एज कॉलेज पे एग्जाम्स तक तो हमें हम कभी ध्यान देते नेगेटिव ही नहीं मार्किंग थे, देखी ही नहीं नहीं होती। थी। वही एंट्रेंस एग्जाम में कॉलेज Right. के लिए अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो उसमें होती थी, इतना ध्यान नहीं देते थे। हाँ। या कोई मैथ्स का ओलंपियाड या साइंस ओलंपियाड हम स्कूल में देते थे, वहाँ होती थी नहीं, इतना नहीं पता चलता था। बट जहाँ करियर की बात आ जाती है कि ये सिलेक्शन आपकी जॉब दिलवा भी सकता है या फिर एक साल पीछे और हो जाओगे, तब पता चला कि हाँ मतलब नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, मतलब इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है उसका। और मेरी इंग्लिश की वजह से ही मेरी नेगेटिव मार्किंग आई थी, मतलब इंग्लिश सेक्शन की वजह से, मतलब मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया। फिर मैंने सोचा कि क्या गलत हो रहा है, फिर मैंने वो चीज़ें ठीक करी। उसके बाद मैंने RBI असिस्टेंट दिया 2020 में फरवरी में, SBI क्लर्क दिया मैंने फरवरी में। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, RBI असिस्टेंट मेरा नहीं हुआ क्वालिफाई। फिर लेकिन मैंने जितने अटैम्प्ट करे थे मेरे मार्क्स उतने ही आए। 85 मैंने अटैम्प्ट करे थे, मेरे मार्क्स 85 ही आए। तो मेरे को एक ये सेटिस्फेक्शन मिली कि चलो मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी 100% एक्यूरेसी मेंटेन होना। Yes, ma'am. मतलब आपने नेगेटिव का इतना अच्छा उससे लर्न किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि आपको सीखना है। अगर आप उस गलती से सीखे नहीं तो आप फिर उसी जोन में पहुंच जाओगे, दोबारा करोगे, दोबारा से आ जाओगे, दोबारा करोगे। दैट इज रियली ग्रेट कि आप 100% एक्यूरेसी में रहे। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, मैंने IBPS PO 2019 में फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था। मैंने सितंबर में डिसाइड करा था कि मैं बैंकिंग के लिए जा रहा हूँ, और एक मंथ बाद ही IBPS PO का था। तब मैंने तैयारी शुरू करी थी। मैं कहा एग्ज़ाम देने में क्या, एग्ज़ाम दे के देखेंगे, पैटर्न पता चलेगा। और एग्ज़ाम प्रेशर के साथ देंगे तो पता चलेगा कि हाँ तो सॉल्व हो रहे हैं, वहाँ होते हैं नहीं होते। तो IBPS PO दिया, मुझे पता तो था कि नहीं मतलब नहीं बन पाएगी बात। बट तब भी मेरे साथ यही हुआ कि मैंने 50 क्वेश्चंस के अराउंड मैंने IBPS PO जो मेरा पहला एग्ज़ाम था मैंने उसमें दिए, और मेरे जो मेरे मार्क्स आए वो भी 50 आए। फिर उसके बाद IBPS क्लरिकल दिया, तो उसमें मैंने इंग्लिश के सेक्शन में मैंने 30 में से 30 अटैम्प्ट करे, 30 क्वेश्चन आते हैं। वो वहाँ मैं नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मैं मतलब मार खा गया वहाँ पर, और मेरे वही मतलब 17.5 के आसपास इंग्लिश के सेक्शन में मार्क्स आए थे। तो वो मेरा एग्ज़ाम रुक गया। अब हुआ क्या, मतलब अब दोस्त होते जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, वो पूछते हैं कि यार क्या कर रहा है ये वो। तो अब हर किसी से आप पूछोगे तो आपको यही नेगेटिव नहीं कह सकता, आपको सुनने में यही आएगा कि नहीं होता, सिलेक्शन होता ही नहीं है, सिलेक्शन होता ही नहीं है, बोलते हैं। मैं भी अगर मैं बात करूँ तो बैंकिंग में मैं हार्डली 1 या 2 बंदे जानता हूँ जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हैं, मतलब जॉब में लगने से पहले। मतलब इतना बड़ा परिवार है या इतनी मतलब दोस्ती यारी कुछ माइंडसेट लोगों में होता है कि अरे गवर्नमेंट बैंकिंग में कहाँ होता है। या आप बैंक की बात कर लीजिए, आप SSC की बात कर लीजिए, किसी भी उसकी बात कर लीजिए, आप सेक्टर की बात कर लीजिए। तो अब वो कहता भाई अब देखिए, वो मेरे को भी ना जवाब देते वक्त तब हिचकिचाहट सी होती थी। तो मैंने मिलना ही छोड़ दिया था कि मैं कहा भाई अब चुपचाप घर पे बैठो और घर पर बैठ कर ही तैयारी करो, तो किसी को कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं होगा तो किसी को जवाब भी नहीं देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए तो मैंने देखा कि बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पॉजिटिव वाइब्स हो। अगर आपको नेगेटिव वाइब मिल, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू आर अनसर्टन कि कैसा होगा, यू नीड वेरी पॉजिटिव एनर्जी। और अगर वो आपको कोई नेगेटिव वाइब्स दे रहा है या समथिंग, बेटर टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर मोमेंट। बट मैम मैं जिस अपने मतलब दोस्त की बात कर रहा हूँ वो पॉजिटिव वाइब्स वाला ही था, वो नेगेटिव नहीं देता। बट वो वही था कि एक क्वेश्चन आ रहा है, सामने से एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को वो लगता था। तो तब फिर मैंने उसके बाद सबसे कट करके 1-2 महीने उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करी। फिर लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन में भी मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। देन फिर मैंने मतलब लॉकडाउन्स में भी मतलब कहीं स्टेट्स जैसे नेशनल लॉकडाउन हट गया था, स्टेट्स के लोकल लॉकडाउन्स थे, मैं उसमें भी एग्ज़ाम देने गया हूँ, दूसरी स्टेट्स में भी मैं एग्ज़ाम देने गया हूँ। तो तब मैंने दिया, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, फिर RRB PO का मैंने मेंस दिया था। उसका वो मेरा मेंस क्लियर हुआ, मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ, मैं इंटरव्यू देने गया, बट वो फाइनल मेरिट नहीं बन पाई थी। और मैंने SBI क्लरिकल का जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फरवरी 2021 में मैंने दिया, 2020 में मैंने दिया था। उसका रिजल्ट आया सितंबर के अराउंड, मतलब कितना डिले हो गया था।
वो भी मेरा 1 नंबर से रह गया फिर वो, मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ। तब फिर मेरे को लगा, मैं कहा यार अब तो तैयारी भी सब सही थी, ये वो फिर देखा तो भाई मतलब मैं ना कभी सीट्स या कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। ओके, नाइस, मैं तो सिर्फ अपने लिए तैयारी कर रहा हूँ ना, मेरे को कोई 7 बंदे या 10 बंदे अपने साथ थोड़ी इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने वेट करना है कि जो हमारा कॉलेज में ग्रुप था वो सारे जाएं। बहुत अच्छा माइंडसेट तो है ये उससे वाला। मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन तब मैंने पहली बार देखा, मैं कहा यार ये तो 1 नंबर से रहेगा। फिर देखा अच्छा दिल्ली में सीट्स कम थी, तो मैं कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, IBPS PO दिया, फिर SBI PO दिया मैंने पहली बार दिया, प्रीलिम्स हुआ, मेंस में मैं अपीयर हुआ। अब मैंने गलती तब क्या करी, मेरा क्वांट और रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैं अच्छे से कर लेता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं होता, शोर भी होगा मैं तब भी कर लूँगा। कोई मैं मतलब स्कूल में तो जब मैं स्कूल की मैथ्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है 9, 10, 11, 12 की, मैं घर पे भी सामने टीवी लगा लेता था और मैं प्रैक्टिस कर लेता था, मतलब इतना माइंड मेरा है। तो मैथ्स रीजनिंग पर और इंग्लिश पर भी, इंग्लिश पे मैं पहले तो ध्यान नहीं देता था, मेरी 11th में इंग्लिश में कंपार्टमेंट भी आई हुई है, ठीक है। ओके, देन फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो नेगेटिव मार्किंग वाला मैंने आपको बताया, तब देखा, मैं कहा यार ये तो सिलेक्शन रुकवा भी सकती है और करवा भी सकती है, ओके। क्योंकि कंपटीशन इतना है, जॉब्स आप देखोगे। इंग्लिश हाँ, आज की डेट में हर एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, तो you इम्पॉर्टेंट cannot है और deny हर एग्ज़ाम में है वो। अब आप ये नहीं कर सकते आप कि जैसे कि आप 2 सब्जेक्ट कर लिए, तीसरा थोड़ा सा कर लेंगे तो हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आपको सारे जो जितने भी सब्जेक्ट है आपके, प्रीलिम्स के हो, मेंस के हो, इंटरव्यू हो, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश पे भी मैंने ध्यान दिया, मैंने करंट अफेयर्स पे इतना ध्यान नहीं दिया। मैं करंट अफेयर्स करता तो डेली था, लेकिन जैसे एजुकेटर प्रिस्क्राइब करते थे, मतलब कि जैसे वो बताते थे कि आप ऐसे करो, वैसे नहीं करता था मैं, हो नहीं पाती थी मतलब। सो यश, जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, लाइक इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू स्टार्ट, तो उसमें पहला प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में हैव मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, राइट? सो आपने, अगर हम मैथ्स की बात करें, मैं दोनों के साथ में लेके चलना चाहती हूँ, PO के भी और क्लरिकल, बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड बोथ द एग्जाम्स, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफरेंसेस भी समझ में आएंगे एंड कैसी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, तो कैसे आपने मैथ्स के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर अ स्टूडेंट? सबसे पहली बात तो मैम ये बताऊंगा कि PO एग्ज़ाम क्लियर करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू क्लरिकल। ओके, रीज़न क्या है, क्लरिकल का एग्ज़ाम थोड़ा इजी होता है, ओके, आपका स्टेट लेवल पे आपका कंपटीशन रहता है और सीट्स रहती हैं थोड़ी मिनिमम। PO के एग्ज़ाम में आपका ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन रहता है और जो सीट्स होती हैं वो ऑल ओवर इंडिया की, पैन इंडिया की होती है, ठीक है। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। अच्छा, होता क्या, मेरे साथ भी यही हुआ था, जो मैंने आपको बताया SBI क्लरिकल मेरा 1 मार्क से नहीं हुआ प्रीलिम, 75.25 मेरे मार्क्स आए थे, 76.25 जो है वो दिल्ली की कट ऑफ गई थी। ओके, मुंबई में वही उसी एग्ज़ाम की कट ऑफ 59 समथिंग गई थी, तो मुझे लग रहा है यार मेरे तो बहुत ऊपर है मार्क्स, 15-16 नंबर मेरे ऊपर है, फिर भी मेरा नहीं हुआ, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पे आता है, आपने मैथ्स के लिए पूछा। मैथ्स के लिए मैम सबसे पहले तो अगर आपने मतलब मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, नहीं भी रहा तो आप तब भी कर सकते हो। आप मान लीजिए आप 11th-12th में आपने ह्यूमैनिटीज़ थी, तो आप उन्हें उसके बाद फिर आपने बैंकिंग में आने का चूज़ करा, मैथ्स की आपने प्रिपरेशन शुरू करी, स्टार्टिंग के मैं ये कहूँगा 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ आप प्रीलिम्स का पर फोकस करिए कि जो प्रीलिम्स के टॉपिक हैं। आता मेंस में वही है, क्लरिकल मेंस में बस ये रहता है कि प्रीलिम्स में जो पूछा गया है उसका थोड़े हार्ड क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाएंगे, और PO में ये रहता है कि PO में टॉपिक्स तो वही रहते हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन का डिज़ाइन अलग होता है, लेवल अलग होता है क्वेश्चंस का PO एग्ज़ाम में। अब मैथ्स की पहले आप 1 महीना तक आप तैयारी कर सकते हैं, आप सारे टॉपिक्स की करिए जितने भी टॉपिक्स आते हैं, उसके बाद आप दूसरे महीने की स्टार्टिंग से ही आप मेंस की तैयारी साथ में स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि आप मुश्किल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, इजी आप जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा आप वो कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम आया, आपने मान लीजिए नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स होगा पहले तो, आप मेंस की कर रहे थे, आप मेंस की तैयारी थोड़ी कम कर दीजिए और प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ी बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि आप जितनी आप प्रैक्टिस उस लास्ट मंथ में करेंगे या लास्ट 45 डेज़, लास्ट 60 डेज़ में जो आप करेंगे तैयारी, वही आपके प्रीलिम्स वाले दिन आपके काम में आएगी। ये चीज़ रहती है। ओके।
एंड व्हाट अबाउट जैसे रीजनिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि रीजनिंग तो काफ़ी न्यू टॉपिक हो जाता है जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, लाइक कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिए, तो रीजनिंग का क्या कैसे, क्योंकि बैंकिंग की रीजनिंग काफ़ी अच्छी मानी जाती है, Yes, ma'am. बैंकिंग के चाहे किसी भी सेक्टर, चाहे SBI हो चाहे IBPS हो, तो उसकी प्रिपरेशन का क्या और कौन से बेहतर टॉपिक्स हैं या किस पे हमको एम्फोसाइज करना चाहिए कि इससे हम स्कोर अच्छा कर सकते हैं? तो हम रीजनिंग में ना सबसे पहले तो आपको फर्स्ट डे से ही आपको पजल पर फोकस करना चाहिए, अच्छा, क्योंकि वो प्रीलिम्स में भी 50% आएगा, मेंस में भी 50 to 60% पजल आएगा। ओके, ठीक है, आप सबसे पहले पजल पे फोकस करिए, आप पजल्स पे अपनी मास्टरी करिए बिल्कुल। सबसे पहले इजी पजल्स बनाइए, आप प्रीलिम्स लेवल के बनाइए, क्लरिकल लेवल के, फिर पीओ लेवल के। ज़्यादा क्वेश्चन में फ़र्क नहीं होता, बस ये है कि मतलब 19-20 का ही फ़र्क होता है क्लरिकल और उसके पेपर में, पीओ के पेपर में। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ, मेंस में तो बहुत फ़र्क होता है। तो आप जैसे आपने रीजनिंग की तैयारी करी, अब मैं क्या करता था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे आपको बताया कि 1 मंथ आप ऐसे करिए, मैंने तो मैम 2-2 3-3 महीने लगाए हैं। अच्छा, फिर मुझे पता चला कि इतना मतलब रिक्वायर्ड नहीं था, मैंने मोर देन सफिशिएंट टाइम लगा दिया उस पर। फिर मैंने मॉक टेस्ट वगैरह देने शुरू किए। मैं आप ये मान लीजिए मॉक टेस्ट ही मैं अगर बात करूं अपनी प्रिपरेशन के 3rd या 4th मंथ में मॉक टेस्ट लगाया था। और मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा, 1 महीना आपकी प्रिपरेशन को हो गया, उसके बाद से ही आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। अब रीजनिंग में क्या है, आपने मतलब पजल्स पे आपने फोकस करा, मिसलेनियस टॉपिक्स पे आपने फोकस करा। 1 महीना 1.5 महीना जब इस चीज़ को करने में हो जाए, फिर उसके बाद आप मेंस के जो पीओ मेंस के पजल्स हैं, प्रीलिम्स के तो आपने कर लिए, अब उसमें हम क्लरिकल या फिर पीओ में नहीं आएंगे, हम सीधा पीओ मेंस पर जाएंगे कि जो SBI पीओ या IBPS पीओ मेंस में जो पजल पूछा जाता है, आपको वो पजल बनाने हैं। ये आप क्वांटिटी पर कभी भी एम्फेसाइज मत करना कि आपको क्वांटिटी करनी है, इतने क्वेश्चन आपने लगाने हैं, आप क्वालिटी पर एम्फेसाइज करना। क्वालिटी, मैंने एक पजल, मैं एक पजल की बात करूँ, मैंने एक पजल पर 1.5-2 घंटे भी दिए कि कोई अगर ऐसा पजल अड़ जाता था जो सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं आराम से बैठ के करता था, मैं ये नहीं देखता था अरे टाइम जा रहा है। अभी आपके पास सिर्फ टाइम ही है इन्वेस्ट करने के लिए, आप जितना अच्छा उसको इन्वेस्ट करोगे आगे रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छी बात बोली कि आपके पास टाइम है बहुत हाँ, अच्छा इन्वेस्ट करने के अब लिए। लोग घबराते Right. हैं, आप जैसे आपने हाँ अभी जी। स्टार्टिंग में भी हमारी बात हुई थी, लोग छोड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं, अब वो ये चीज़ नहीं सोचते, आपका सिर्फ टाइम ही तो लग रहा है। अगर आप उसको ढंग से करोगे इन्वेस्ट, ढंग से बिल्कुल कोई भी आप स्ट्रेटेजी बनाओ या कोई भी आप टाइम टेबल बनाओ, आप उसको ढंग से हो तो आपको लास्ट में रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, Right, रिटर्न right. आपको अच्छा मिलेगा। अब मैंने जैसे आपको बताया, मेरे को ये याद है अभी हमारी जैसे क्वांट की बात हुई थी, क्वांट का एक पीओ मेंस का पजल आया था, मैं 6 घंटे तक बैठा रहा था। 5 क्वेश्चन आते हैं, एक जैसे DI है ना, एक जैसे क्वांट में DI है, तो उस पर बेस्ड 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चंस की वो DI थी। और मेरे को जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में वो 6 घंटे लग गए थे। अगर ऐसा कभी हो ना आपके साथ, तो आप क्या चीज़ करना, जैसे मान लो इतना टाइम लग गया, छोड़ना मत उस क्वेश्चन को, फिलहाल के लिए उसको स्किप कर देना। फिलहाल के लिए ये मेन रीजनिंग में भी पजल्स के लिए कह रहा हूँ, और मैं मैथ्स में DI के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रिकी ये 2 चीज़ें बनाई जा सकती है पूरे बैंकिंग या किसी भी इंश्योरेंस एग्जाम के लिए। उसको उस वक्त के लिए छोड़ देना, लेकिन 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद जब आप उस क्वेश्चन को भूल चुके होगे ना, तब आप उस क्वेश्चन को दोबारा उठाना। आप नेक्स्ट डे उठाओगे, आपको वो क्वेश्चन पूरा याद रहेगा, आप वही गलती दोबारा करोगे जो आप पहले कर रहे थे, तो उस क्वेश्चन को भूलने देना। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। तो रीजनिंग के लिए आपने जैसे मैंने बताया कि आप 1-1.5 महीने के बाद आप मेंस लेवल के पजल सॉल्व करिए, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि न्यू पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने से ना आपकी जो ब्रेन है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करना शुरू करेगा, आपकी सोचने की जो समझ का दायरा होता है ना, वो बढ़ेगा, सोच सकोगे। और आप दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, उसको आप रियल लाइफ में अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, तो आप रियलिटी में मतलब उसको इमेजिन करने की कोशिश करो कि आप उस तरीके से उसको सोच सको कि हाँ, तब थोड़ा ये है टाइम लगेगा, बट वो चीज़ आपकी डेवलप होगी। राइट, वो चीज़ आपकी डेवलप होगी, और उसके बाद जब बाद में आप यूज टू हो जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, तब फिर लास्ट में जो आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि आपका एग्जाम में कम टाइम लगे, तो तब तक तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। आप प्रैक्टिस वो डेली बेसिस पे करो, जब तक एग्जाम पास आएगा तब तक वो जो नॉर्मल एक पीओ मेंस का जो एग्जाम है, सॉरी पजल है या DI है, जो 10 से 12 मिनट एक मतलब रैंक 1 वाले को लगता है, आपको भी उतना ही टाइम लगेगा। अच्छा,
तो मतलब कि आपको उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। बट अगर मैं रीजनिंग की बात करूँगी तो कितना डिफरेंस है क्लरिकल और पीओ के एग्जाम्स के, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस में? पीओ मेंस में पजल की लेंथ होती है इतनी, ओके, और क्लरिकल मेन में इतनी हो जाती है, ओके, तो सारा फर्क वहीं से आ जाता है। अच्छा, क्लरिकल मेंस के पजल के अंदर ना इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है। ओके, पीओ मेंस में ना आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी, आपको वो कहते हैं ना मैथ्स में लेट करना पड़ेगा, आपको वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अगर ये करता हूँ तो ये करता हूँ, ये करता हूँ तो वो करता हूँ, ओके, ये चीज़ होती है। क्लरिकल मेंस में ये हो जाएगा कि थोड़ा सा लेंथी आ गया, बट वो आप जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे सॉल्व होता गया, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना थोड़ा फर्क आ जाता है। अच्छा। एंड व्हाट शुड बी द, मतलब कई स्टूडेंट सोचते हैं ना कि यार हर स्टूडेंट के सबसे पहले माइंड में, जो मैंने देखा स्टूडेंट को, कि कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए, सेफ स्कोर, तो वो कैसे डेवलप कर सकते हैं कि हम सेफ स्कोर में रहें, या फिर कौन से क्वेश्चंस पे हम फोकस करें कि हाँ एक अच्छा कट ऑफ क्वालिफाई होने वाला स्कोर बन जाएगा? हम सबसे पहले तो प्रैक्टिस पर ही फोकस करें। ये मत सोचना कि लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर 60 गई थी, इस साल जो है उसके आसपास ही रहेगी, सीट्स इतनी आई हैं, क्योंकि पेपर का लेवल डिसाइड करता है क्या कट ऑफ रहेगी कैसे जाएगी और कितने बंदे अपीयर हुए हैं, ये चीज़ डिसाइड करती है। ठीक है, अब रही बात सेफ स्कोर की, मैंने जैसे मैंने बताया, मैंने IBPS क्लरिकल 2020 निकाला था, मैंने एग्ज़ाम वो क्लियर करा था, मेरी फिर ज्वाइनिंग हुई थी, तो मैं जब SBI PO का नोटिफिकेशन आया था, मैं जॉब में था, तब मैं जॉब पे जाता था, शाम को आता था, मेरे को हार्डली 3 या 3.5 घंटे मिलते थे पूरे दिन में पढ़ने के लिए। उस टाइम पर मैं क्या करता था, मॉक टेस्ट जो होता है ना, मॉक टेस्ट मैं सबमिट कर देता था और मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करता था सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स का सेक्शन, क्वांट का सेक्शन, बस इंग्लिश का सेक्शन में अटेम्प्ट नहीं करता था। तो अब उसमें मेरा सिर्फ टारगेट ये रहता था जैसा आपने पूछा कि सेफ स्कोर के अंडर आना है, मेरा टारगेट सिर्फ ये रहता था कि मेरे को सारे क्वेश्चन करने हैं, जैसे 20-20 मिनट के सेक्शन होते हैं हमारे, मैंने अगर रीजनिंग और क्वांट अटेम्प्ट करा है, मैं मतलब कर रहा हूँ, सबमिट करके मैं मॉक दे रहा हूँ, तो 20 और 20 40 मिनट हो गए। मेरा टारगेट रहता था 45 से 50 मिनट के अंदर मेरे को ये 70 क्वेश्चन रीजनिंग और क्वांट के दोनों के मेरे को ये ठीक करने हैं। 45 से 50 मिनट। तो आपने एक्यूरेसी पे पूरा, हाँ, मैंने सिर्फ एक्यूरेसी पर फोकस करा था कि मेरे को ठीक करने हैं सारे सवाल। क्योंकि ना आपने देखा होगा, ये मल्टीपल प्रीलिम्स जो एग्जाम है मल्टीपल शिफ्ट में होता है, नॉर्मलाइजेशन का भी बैंकिंग में इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रोल रहता है, थोड़ा बहुत रोल रहता है। तो आपका अगर शिफ्ट इजी आ गई, आपकी फिर भी एक्यूरेसी 100% है, तो आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। राइट, शिफ्ट आपकी मुश्किल है, आपकी एक्यूरेसी थोड़ी नीचे है, आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन मान लीजिए आपकी इजी आ जाती है, तो अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आप जो है उसमें मतलब आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला कि भाई आपके मार्क्स कम हो गए या कुछ है। अगर आपकी एक्यूरेसी 2-3% कम हुई, मार्क्स आपके 6-7% कम हो जाएंगे, ये सिनेरियो भी रहता है, तो तब फिर आप वो सेफ स्कोर से बाहर हो जाओगे। दूसरी चीज़ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे कि एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो आनी शुरू हो जाती है कि सेफ स्कोर ये है, इतने अटैम्प्ट हुए हैं, वो जो इंडिविजुअल या तो उसने एग्ज़ाम दिया होगा तब वो बता रहा है या उसने जो रिव्यू लिया है वो तब बता रहा है। रियल सिनेरियो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम हुआ है, रियल सिनेरियो कोई नहीं बता पाएगा। आपको बस ये करना है कि आपने अपना बेस्ट देना है। ट्राई, अगर क्लरिकल एग्ज़ाम है, ट्राई क्या मतलब वो मतलब क्या कहते हैं, अचीवेबल भी है वो। रीजनिंग में और मैथ्स में प्रैक्टिस अपनी पूरी कोशिश करके जाइए। जब आप तैयारी कर रहे हो ना, मेरे मतलब मैथ्स क्वांट मैंने जिनसे करी है, आशीष अरोड़ा सर थे, वो एक बार बोलते थे, हर बार मतलब बहुत बार बोलते थे, जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तब आप ये सोचना कि ये लास्ट एग्ज़ाम है कि आप देने वाले हो ये। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तब आप अपने माइंड को ये बोलोगे कि अभी तो बहुत एग्ज़ाम देने हैं, तो इससे आपका माइंड जो है वो काम डाउन हो जाएगा। और जब आप तैयारी कर रहे होगे तब आप फिर अच्छे से तैयारी करोगे, कि क्योंकि यूजुअली होता है, मतलब हर किसी के साथ नहीं होगा कि मैं 29 का हूँ, नेक्स्ट ईयर से तो मैं एलिजिबल रहूँगा नहीं, लास्ट है, लेकिन कोई 21 मतलब 21 ईयर्स का अगर कोई है और वो दे रहा है, वो भी अपने आप को ये बोले कि भैया ये तो मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद मैं नहीं दे सकता अटैम्प्ट। वो तैयारी उतने अच्छे से करेगा, ये चीज़ रहती है। और दूसरा मैं ये सजेस्ट करूँगा, वीडियोज़ वगैरह जो आती है यूट्यूब वगैरह पे मत देखें, क्योंकि अननेसेसरी आपका टाइम ख़राब होगा। आप प्रीलिम्स दे आए हैं,
आकर रेस्ट करिए और नेक्स्ट जैसे आप मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि आप अपीयर होंगे अगर आपने अच्छी तैयारी करी। हाँ राइट, तो वो स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि हाँ, करें या नहीं करें। होता मैम यही है। हम्म 2 वीकेंड्स चलता है एग्जाम प्रीलिम्स का, अगर मैं बात करूँ हम्म। क्लरिकल हो या हो। किसी ने अगर मान लीजिए पहले वीकेंड पे सैटरडे को एग्जाम दिया, नेक्स्ट तक वो वीडियोस ही देखता रहेगा। 15 दिन वो अपने 2 हफ्ते कौन वो से अपने ऐसे क्वेश्चंस निकाल आए, ले कैसे कौन से क्वेश्चंस क्वेश्चन आए, अच्छा मेरे तो ये था, ये गलत था, वो गलत था, राइट। ठीक है। अब 15 दिन वो वैसे निकाल देगा, उसके बाद थोड़ी एंग्जाइटी उसको इस चक्कर में हो जाएगी, रिजल्ट कब आएगा, 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, तब पता चला कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, लेकिन आपने मेंस तो 15 दिन बाद, वो तो आपने तैयारी करी नहीं। तैयारी नहीं की, मतलब सीधा फोकस रहे, आप एग्जाम दे के आए, हाँ, प्रिपरेशन करें आगे, हाँ, क्योंकि इवेंचुअली तो आपको एग्जाम देना ही है, हाँ, आपका हो या ना हो, ना आपको हो। तो फिर से देना ही आपने है। अगर ये ठाना है ना, आपने अगर ये ठाना है कि मैं ये वाला नहीं तो अगले वाला तो क्रैक करूंगा, तो आप अपनी हाँ, तैयारी पर ही फोकस तैयारी पे करिए, बस फोकस प्रैक्टिस पर ही करें। फोकस राइट रखिए। राइट ग्रेट। तो जैसे हमने अभी क्वांट्स और रीजनिंग के बारे में डिस्कस किया, तो हम इंग्लिश पे आते हैं। जैसे आपने कहा कि इंग्लिश में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, बट दे वांट टू प्रिपेयर फॉर, दे वांट टू क्वालिफाई बैंकिंग एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स में भी अब इंग्लिश आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसको आपने कैसे ठीक किया, मतलब कैसे आप जैसे कि फर्स्ट में आपका वहाँ पे रह गया था, तो उसको बेहतर कैसे किया और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? मैंने जैसे आपको बताया कि 11th में मेरी कंपार्टमेंट आई थी, मेरे को इंग्लिश मेरी मतलब ऐसे नहीं है कि मेरे को समझ नहीं आती, मैं पढ़ता हूँ मेरे को समझ आती है, जैसे मूवीज़ वगैरह में इंग्लिश देखता हूँ मेरे को बिल्कुल समझ में आती है, मेरे को सिर्फ बोलने में और लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम मेरे को होता है। ओके। अब मैंने क्या चीज़ मतलब हैबिट करी, मतलब क्या करा मैंने इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, मैंने रीडिंग शुरू करी, और वो मैं सिर्फ रीड करता था एडिटोरियल्स। ओके। द हिंदू पहले स्टार्ट करा, लेकिन वो ऊपर से जाता था, नहीं समझ में आता, क्योंकि वर्ड्स आते थे, फिर उसके बाद आप गूगल पर करो, वर्ड फिर सर्च कर रहे हो, मीनिंग आपने देखा, इधर में फ्लो टूट जाता था। राइट। मैंने फिर शुरू करा टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने उठाया, वहाँ से मैं रीजनिंग जो है वो मतलब इंग्लिश जो है, इंग्लिश का एडिटोरियल में पढ़ता था। ओके। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 एडिटोरियल 3 एडिटोरियल में रोज़ पढ़ता था। फिर मैंने 2 न्यूज़पेपर लिए, मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स लिया और टाइम्स ऑफ इंडिया लिया। अच्छा। उसके मैं 2 टाइम्स ऑफ इंडिया के और 2 इकोनॉमिक्स टाइम्स के मैं एडिटोरियल रोज रीड करता था। मेरे को हार्डली 20 से 25 मिनट इसमें लगते थे। ओके। और एक बार पढ़ने में मेरे को समझ में आते थे, और मेरी रीडिंग की हैबिट भी बढ़ गई थी। फिर मैंने प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देने शुरू करे। अच्छा। फिर मैंने प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देने शुरू करे। प्रीलिम्स के मैंने मॉक टेस्ट दिए, तो तब क्या हुआ, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितने भी मतलब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते थे उसमें मेरा अच्छा स्कोर आता था। बस ग्रामर का टॉपिक था जो मेरे ग्रामर के 5 क्वेश्चन आते थे, ग्रामर के 5 क्वेश्चन में मुझे दिक्कत होती थी, वो मैं फिर स्किप ही कर देता था, क्योंकि 100 में से 5 नंबर वो निकाल दो, 95 तो आपके पास है, आपके पास 95 क्वेश्चन है अटैम्प्ट करने के लिए। मैं उन 95 पे फोकस करता था, क्योंकि ग्रामर पे भी मैंने बीच में टाइम दिया था, लेकिन मैं इतने अच्छे से कर नहीं पाया। इंग्लिश अगर हम बैंकिंग की सेक्टर की बात करें तो यू नीड टू, आपको कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी अच्छे होने चाहिए, वो बहुत अच्छे, क्योंकि वही इवेंचुअली सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में भी मेंस का जो पेपर आता है ना, वो पूरा रीडिंग का पेपर होता है। आपकी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग की पावर अच्छी होनी चाहिए, तो आप जल्दी पढ़ भी पाओगे और जल्दी समझ भी पाओगे, तो आप आंसर जल्दी कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत लेंथी पेपर अच्छा खासा रहता है। मतलब ये नहीं आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको लगे कि ये मेरा थोड़ा यहाँ से टाइम बचा लूंगा। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखे जो बैंकिंग में भी ग्रामर्स के रूल्स रट रहे हैं, टूल वाइज रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वो वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सेंटेंस, दैट मीन्स कि आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर नहीं स्कोर होगा, कितनी भी कोशिश कर लें। मैम देख लीजिए, मैंने ग्रामर कोशिश करी थी, रूल्स तो मैंने कभी नहीं रटे। ग्रामर की मैंने कोशिश करी थी, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आई, मैंने फिर ग्रामर स्किप कर दी। मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा ध्यान दिया। देन उसके बाद मेंस के लिए मैंने बस एक अलग से, मेंस के लिए मैंने क्या चीज़ करी थी, अनअकैडमी पर ही निमिषा मैम हैं, वो इंग्लिश के लिए उनका एक परफेक्शन बैच चलता है, मैंने उसकी क्लासेस ज्वाइन की थी। मैं लाइव क्लासेस अटेंड करता था मैम की। जब तक मैं वर्किंग नहीं था तब तक मैं करता था, वो अटेंड करता था मैं। तो उसमें मतलब मेरे, आप ये मान लो सारे के सारे क्वेश्चन अगर गलत एक दिन होते भी थे, 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन भी जाता था। अच्छा। क्योंकि मेरे को वहाँ समझ आने लगा था धीरे धीरे। मैं मैथ्स उसके इंग्लिश के मॉक टेस्ट में देता था, तो तब मेरे को लगता था हाँ मेरे को समझ में आ रहा है। तो मैंने वो एक कंसिस्टेंसी बना रखी थी कि कोई नहीं, अगर मेरा नहीं आ रहा स्कोर, क्योंकि वहाँ उस पर तो लीडर बोर्ड आता है, अनअकैडमी पे तो रैंक आती थी,
कि इसके तो इतने ठीक है, तुम्हारे क्यों नहीं आ, मेरे क्यों नहीं आ रहे, वो मैंने इन चीज़ों पे कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मेरा मेन फोकस मेरा ये था कि improvement। मुझे करना है, कोई नहीं, टाइम लग जाएगा, क्या होगा, राइट। टाइम इन्वेस्ट करना है तभी तो आगे रिटर्न अच्छा ऑफ आएगा। कोर्स कि आप नहीं आता तभी तो सीखने आए हैं। हाँ। बहुत से स्टूडेंट्स इसी चीज़ को, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक देते हैं, चाहे घर पे बैठ के दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, या फिर ऐसी क्लासेस में दे रहे हो, वो मार्क्स पे ही ओरिएंटेड हो जाते हैं और फिर वो सीखते नहीं, उनको लगता है अरे यार मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स, एंड देन वो डिमोटिवेट होते हैं। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को ये सोचना है कि हम तो सीखने ही आए हैं, सीखने आए सीख हो रहे हैं, इम्प्रूव अगर कर रहे हैं। आप सीख चुके होते तो आप यहाँ क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों राइट। होते हैं, क्योंकि तो जब मैंने मार्क्स से भी, डिमोटिवेट होने का हाँ, कोई पॉइंट मतलब नहीं नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप उससे ये सीखो कि आपकी गलती कहाँ रही है। कहाँ रही। मार्क्स आपके कम तभी तो आए जबकि आप गलती हुई है, आपका कोई टॉपिक वीक था, किसी Right. टॉपिक पे आपने ज़्यादा टाइम ले लिया। अगर किसी टॉपिक पे ज़्यादा टाइम ले रहे हो लेकिन आपका वो ठीक भी हो रहा हो, वो भी मतलब आप ये मान लीजिए वीक ही है आपका। क्योंकि इन जनरल उस पजल को सॉल्व करने के लिए या उस डीआई को सॉल्व करने के लिए 3 मिनट लग रहे हैं, सफिशिएंट है। आप ले रहे हो 6, 7 मिनट, 8 मिनट, तो लेकिन आपने ठीक कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो आपका वीक पॉइंट है, तो आपको उसके ऊपर भी वर्क करने की जरूरत है। राइट। आपने बहुत सारे पॉइंट्स पे काफ़ी डीप आपने बातें बताई हैं जो स्टूडेंट्स को मुझे लगता है फोकस करना चाहिए, वो एक्सपीरियंस ज़रूर कर रहे होंगे इन चीज़ों को। अब मैं इसमें जैसे कि हमने तीनों सब्जेक्ट डिस्कस करे कि रीडिंग पे फोकस करें, क्वांट्स एंड रीजनिंग में हमें क्या करना है। तो एक आपका पेपर होता है करंट अफेयर्स का भी, जीएस का जो पेपर होता है हम कह सकते हैं, तो बैंकिंग अवेयरनेस एंड जी जो का पेपर होता है, उस पर आपने मतलब कितना फोकस किया और कितना इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें, क्या एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिकॉज मैंने देखा स्टूडेंट्स उसको बाद में करते हैं, लाइक एंड में करते हैं जहाँ तक, तो क्या बेटर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्योंकि इसमें मार्क्स काफ़ी अच्छे निकाले जा सकते हैं? मैम जो बैंक पीओ या फिर क्लरिकल में करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, पीओ में 40 क्वेश्चन है, क्लरिकल में 50 क्वेश्चन है। ओके। और जो लास्ट के 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आती है ना, उसमें 80 to 85% कवर हो जाता है। अच्छा। मतलब उस 6 महीने में 80 to 85 कवर हो जाता है। थोड़ा स्टैटिक जीके पूछ लेते हैं या थोड़ी बैंकिंग या फाइनेंशियल जो करंट में चल रही है उससे आता है। दिसंबर 2020 की बात है, जब मेरे को लग रहा था कि मेरा IBPS क्लियर हो जाएगा, 2019 की, सॉरी, दिसंबर 2019 की बात है, जब मेरे को लग रहा था मेरा IBPS क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स, मैं मेंस में अपीयर होऊंगा, तो मैंने एग्ज़ाम से आप ये मान लीजिए 25 या 30 दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स पढ़नी शुरू करी। मैंने बैचेस देखे, मैं करनी शुरू करी। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आया, 1 जनवरी को रिज़ल्ट आया प्रीलिम्स का, नहीं हुआ, तो तब फिर 1-2 मतलब मैंने तब भी ये नहीं, और मैं एक चीज़ ये करता था, अगर मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता था, रिज़ल्ट आया और मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मैं उसको लेकर बैठ नहीं जाता था। मैं उसी वक्त सब पढ़ाई वढ़ाई बंद करके मैं सो जाता था 3-4 घंटे। उसके बाद जब मैं उठता था, मैं फ्रेश माइंड से उठता था, मेरे को ये नहीं पता चल फ़र्क पड़ता था कि मेरा वो वाला एग्ज़ाम नहीं हुआ। मार्क्स आते थे 1 वीक के बाद, अगर IBPS का है तो 1 वीक बाद मार्क्स आते थे, SBI का है तो इंस्टेंट पता चल जाता था। तो तब पता चल जाता था कि आपका हुआ कौन से सेक्शन पे आपका कम हुआ, क्या हुआ। मैंने ना फिर डेली करंट अफेयर्स करना मैंने शुरू कर दिया। मैं वीकली भी करता था, बट मंथली नहीं हो पाती थी मेरे से, क्योंकि बहुत मतलब अराउंड 4000 न्यूज़ जो है 6 महीने की करंट अफेयर्स बनती हैं, उसको आप कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करोगे तभी आपके दिमाग में वो बैठेंगे, ठीक है। बट वो मैं मंथली करी, फिर उसके बाद मंथली के बाद फिर आप थोड़ा 1 महीने बाद फिर आपने डेली 4 या 5 डेज़ की डेली करके पिछले मंथ की फिर ऐसे कवर करी। तो मतलब ऐसे करनी पड़ती है, और 2 बार एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज़ करना है। मैं ये नहीं कर पाता था, और यही रीज़न था कि मेरा इससे पहले IBPS PO, SBI PO और RRB PO भी मैंने दिया था कि मेरा वो क्लियर नहीं हो पाया। यही रीज़न था। तो अब मैं आपको बताऊं, 29 जनवरी 2021 को मेरा SBI PO का मेंस था। वो पहला मेंस था जिसमें मैं अपीयर हो रहा था। मेरी मतलब लाइफ का पहला मेंस एग्ज़ाम था बैंकिंग का, जिसमें मैं अपीयर हो रहा था। उसमें मैंने वो एग्ज़ाम दिया। नेक्स्ट डे मेरा दिल्ली में मेरा वो एग्ज़ाम था, नेक्स्ट डे मेरा शिमला में RRB PO का मेंस एग्ज़ाम था। मैं सीधा दिल्ली से निकला, मैं शिमला गया, मैंने शिमला एग्ज़ाम दिया। शिमला से मैं 30 जनवरी को मैं शिमला आ गया। 4 फेब को मेरा IBPS PO का मेंस एग्ज़ाम था। मतलब मेरे बैक टू बैक 1 वीक में तीनों मेंस एग्ज़ाम्स थे मेरे। और जो गलती मेरी SBI PO के मेंस एग्ज़ाम में हुई, वो भी बाकी 2 एग्ज़ाम में भी हुई। और जब 4 फरवरी को मैं जब एग्ज़ाम सेंटर से वापस घर आ रहा था, तो मैं जैसे मतलब मैं एग्ज़ाम सेंटर में ज़्यादा वहाँ मतलब ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था कि भाई पता चलेगा तेरे इतने अटेम्प्ट हैं, तेरे इतने अटेम्प्ट हैं, खामखा अननेसेसरी डिमोटिवेट होता है बंदा, या तेरा ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत हो गया।
मैं आते आते फिर अपने आप को एनालाइज करता हुआ आता था। मैं कहा यार क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन मैं कंफ्यूज था तीनों एग्जाम्स में कि ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं था। ओके फिर मेरा 28 फरवरी को IBPS क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम था। मैंने फिर वो 24 डेज़ में मैंने करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करा। मैं बाकी सब्जेक्ट भी करता था, तो तब जाके फिर मैं जब एग्ज़ाम देकर आया तब मुझे लगा कि हाँ अभी ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ एग्ज़ाम वो। तब फिर थोड़ा मतलब बीच में गैप देने के बाद 15-20 दिन 1 महीने के बाद मैंने फिर कंटिन्यू रखी अपनी। फिर मैंने करंट अफेयर्स के लिए जब एग्ज़ाम आए कि ये एग्ज़ाम टारगेट कर रहा हूँ मैं, फिर मैंने करंट अफेयर्स के लिए क्या मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन आता था तब मैं क्या चीज़ करता था। लेट्स सपोज 1 अगस्त को SBI PO का नोटिफिकेशन आ गया है और सितंबर लास्ट वीक में PO का प्रीलिम्स होगा, मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, और अक्टूबर लास्ट वीक में मेंस एग्ज़ाम होगा। तो मेरे मतलब आप 6 महीने की करंट अफेयर्स लेने, 10th मंथ में एग्ज़ाम है तो 4th मतलब अप्रैल के मंथ से अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स आएंगे। ओके तो मैं कैसे प्रिपरेशन करता था, जैसे अप्रैल का मंथ है, आज 1 अगस्त है, तो मैं अप्रैल के 1st, 2nd, 3rd अगस्त के करंट अफेयर्स 1 अगस्त को करूँगा मैं रिवाइज। और 1 अगस्त के डेली तो चलेंगे ही, डेली जो है डेली तो करने ही है, पुराने कैसे रिवाइज करने हैं। फिर 4th, 5th, 6th के मैं 2nd अगस्त को करूँगा। फिर उसके बाद 3 दिन के नेक्स्ट डे, फिर ऐसे करते करते 12th या 13th। का भी रिवीजन हाँ, और डेली तो कर ही रहा हूँ मैं, डेली और वीकली तो मैं कर रहा हूँ। और पीछे का मैंने ऐसे शुरू करा, तो एटलीस्ट आपका पीछे का टच बनता रहेगा। 13th या 14th ऑफ द मंथ, 13th या 14th ऑफ द मंथ मेरा 1 महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाता था। और जो उस करंट मंथ का है वो तो मैं डेली बेसिस पे कर ही रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट 1 मंथ पिक करता था, फिर नेक्स्ट मंथ, ऐसे करते करते मैं कंटिन्यू करता था। बीच में फिर मैं ऐसे करता था जैसे वीकली रिवीजन करी मैंने। अब मैंने अप्रैल का मंथ कर लिया 13th अगस्त तक। उसके बाद एक संडे आया, मैंने सुबह सुबह मैंने उस करंट वीक के मैंने करंट अफेयर रिवाइज कर लिए। और जो अप्रैल का मंथ था वो मैंने रिवीजन कर ली, तो मेरी डबल रिवीजन हो गई और तब करने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। मैं यही स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी के लिए कहती हूँ। मतलब जैसे मैं SSC में आप पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को कि ये अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आपका, क्योंकि वोकैब भी भूल जाता है स्टूडेंट, तो वही कि आप पीछे का भी टच करते रहें और नया भी करते रहें, क्योंकि आप नया करते रहेंगे पीछे भूलते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, मैंने तभी कहा कि स्ट्रैटेजी आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि वही वाली बात है कि आप पीछे का टच मेंटेन करते चलो, ताकि ये ना हो कि 1 महीने बाद हमको कुछ भी नहीं आता, फिर मैं फायदा क्या होगा। बात वही आई ना कि मतलब आपने टाइम जो पहले इन्वेस्ट करा उसको दोबारा करने के लिए आपने दोबारा टाइम नहीं दिया, तो आपको फिर रिटर्न कुछ नहीं आएगा। आपने पहले किसी इस टॉपिक पे आपने इन्वेस्ट करा, फिर आपने दोबारा उसको रिवाइज करा, फिर एग्जाम से एक पहले रिवाइज करा, एग्जाम हो गया, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया, आपका सिलेक्शन होगा, तो वो जितना टाइम दिया था वो सारा आपको फिर मिल गया, आपको रिटर्न, वो आपका फायदा तो पूरा हुआ उस पर। बढ़िया। तो फिर जैसे चलो हमने सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए, तो देयर इज इंटरव्यू। तो इंटरव्यू पहले तो GD होता था, अब तो नहीं होता, अब नहीं हो रहा, बट आपका टाइपिंग होता है, राइट? यस मैम, मेंस में ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है हमारा। यस मैम। तो उस पे कितना फोकस करना चाहिए, कितनी ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को? कई स्टूडेंट डर जाते हैं कि हाई टाइपिंग करनी पड़ेगी एंड लाइक दैट, सो कितना स्कैरी है? तो मैम जैसे इतनी मतलब तेज नहीं चाहिए टाइपिंग, मतलब नॉर्मल अगर टाइप कर सकते हो आप, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में एक तो लेटर आता है और एक ऐसे आता है। लेटर अगर आप फॉर्मल लेटर कर रहे हैं तो उस फॉर्मल लेटर का 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके फॉर्मेट के ही 50 to 60% मार्क्स तो उस फॉर्मेट के। फॉर्मेट लेटर में तो इट्स ऑलवेज अबाउट फॉर्मेट, बॉडी ऑफ द लेटर, स्टार्टिंग कैसे है, एंडिंग कैसे है, ये सब आप लेटर के लिए आप मतलब जितने भी मार्क्स का लेटर आता है ना, शायद 20 मार्क्स का लेटर आता है कि 30 का आता है, मैं मतलब अब तो बहुत टाइम हो गया है एग्ज़ाम क्लियर हुए हुए, वो ध्यान नहीं आया, शायद 20 मार्क्स का लेटर आता है। तो उस 20 मार्क्स के लेटर में आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो आप इजीली, ठीक है, वो आपके हाथ में। अब बात आती है ऐसे की, अब वो कोई एजुकेटर पढ़ के नहीं चेक करता, वो सिस्टम चेक करता है और सिस्टम आपके ग्रामेटिकल एरर्स निकालता है। आपकी वोकैब चेक नहीं हो रही, आप सिंपल टू सिंपल वर्ड्स यूज़ करोगे, उसके कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आप हैवी वर्ड यूज़ करोगे, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको बस ये है कि आपकी ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप उसको अवॉइड करो। वैसे मैं बताऊं तो मैम, मैंने कभी भी मतलब लेटर के तो मैं 1-2 प्रैक्टिस कर लेता, ऐसे की मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी। क्योंकि उसके लिए एक तो ये रहता है कि जो जनरल हॉट टॉपिक चल रहा होता है नेशन या वर्ल्ड वाइड कुछ भी,
उसके बेसिस पर 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं, आ चॉइस जाते हैं आती है जो जो रीडिंग पे उसी में कवर ही हो आते जाते हैं। हैं वो जो मैं न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर और एडिटोरियल्स पढ़ता था वो हाँ, उसमें उसमें कवर कवर होता हो था। गए, राइट, जितना आप सबसे पहले तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आप टाइप क्या करोगे। एग्जैक्टली, तो हाँ, उसके लिए आपने रीडिंग करी, अब इंग्लिश आपने पढ़ी थी अपनी इंग्लिश का बे सेक्शन इम्प्रूव स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हाँ, बट वो आपको डिस्क्रिप्टिव में आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कंटेंट कर भी रही है वो प्रोवाइड आपको करेगा, राइट, लिखने के लिए। तो मैंने मतलब डिस्क्रिप्टिव पे इतना नहीं करा, लेटर राइटिंग में मैं थोड़ा एम्फेसाइज करता था। अच्छा, ऐसे पर बस मैं इधर जैसे कि मैंने 4 पैराग्राफ लिखने हैं, कोई भी टॉपिक अगर आता है तो उस टॉपिक वो पे थोड़ा सा 3 या 4 लाइनों में पहले वो टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। उस टॉपिक के पहले मेरिट्स बताए, डीमेरिट्स बताए, फिर मेरा व्यू क्या है इसमें बता के मेरा वो 150 वर्ड का 200 वर्ड नहीं 200 से 250 वर्ड का होता है, ऐसे ओके, उतना मेरा कवर हो जाता था उसमें। ओके, ओके, ग्रेट। सो तो ये तो काफ़ी आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए स्टूडेंट्स को कि कौन कौन सी चीज़ें आपने की हैं एंड क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में करनी चाहिए, कब अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो आपने मतलब प्रिपरेशन की। व्हाट अबाउट द इंटरव्यू? कई स्टूडेंट्स इंटरव्यू से भी डरते हैं, कई स्टूडेंट्स ने इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू से डर जाते हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था एंड क्या आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की, लाइक डूज एंड डोंट जिसे हम कह सकते हैं रिगार्डिंग द इंटरव्यू? मैं कॉलेज में था 2019 में, आपने कंपनी का नाम सुना होगा ब्रिटिश टेलीकॉम। हाँ, राइट, वो हमारे कैंपस में ही प्लेसमेंट के लिए रिटर्न हुआ, मैंने रिटर्न दिया, जीडी हुआ, मेरा जीडी भी क्वालिफाई हो गया। ओके, फिर था 3rd राउंड टेलीफोनिक इंटरव्यू का। अब उन्होंने कहा कि एक 1 to 30 कोई नंबर चूज़ करो। नंबर मैंने चूज़ करा, उन्होंने कहा ये आपका टॉपिक है, आपको इस टॉपिक पर 1 से 1.5 मिनट बोलना है। ओके, और मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया वहाँ पर। अच्छा, तो जो दूसरी तरफ थी मैम, मैम ने बीच में उनको मतलब ये बोलना पड़ा, आर यू देयर? ओके, आप कॉल पे हो भी है, आपने डिस्कनेक्ट एकदम कर दिया, blank उनका हो मतलब ये था। ठीक है, ये एक्सपीरियंस मेरा हुआ। इंटरव्यू में भी मेरे को मतलब डर लगता था। ग्रेजुएशन हुई, उसके बाद तो मैंने घर पर तैयारी करी है, मतलब मैं बाहर बहुत कम जाता था। मेरा घर पर बैठे बैठे ही मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है। मैं किसी से अच्छा, इतनी बात नहीं करता था कि भाई मतलब मैं कोई अलग से प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कुछ करूँ, मैं किसी से इतनी बात नहीं करता था। आप इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास नॉलेज होगी। राइट, आपके पास बोलने के लिए तो कुछ होना चाहिए होना ना, चाहिए। सामने वाला आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, उस सवाल का जवाब आपके पास होगा, आप कॉन्फिडेंटली दोगे। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आप किसी को क्या जवाब दोगे? एग्जैक्टली, तो जब मैं घर पर, मैं ये नहीं कि सिर्फ मैथ रीजनिंग और इससे कुछ, मैं इन जनरल भी जीके भी मैंने इम्प्रूव करी, और भी मतलब और जो मेरे इंटरेस्ट एरियाज थे मैं उनके बारे में भी पढ़ता था। तो मेरे को नॉलेज गेन होना शुरू हुई, मैं बार बार कुछ मतलब पढ़ रहा हूँ। तो एक जब नॉलेज आपके पास आने लगती है ना कि आप मतलब पढ़ रहे हैं बहुत चीज़ें, आप बार बार मतलब, हाँ, तो आप कहीं किसी, मतलब आप ये कह लीजिए आप ग्रुप सर्कल में भी, इंटरव्यू तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप किसी ग्रुप सर्कल में भी आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अगर आपके 10-12 दोस्त आप मिलके बैठ रहे हैं। अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आप तो फिर मैम चुपचाप ही रहेंगे। तो मैंने नॉलेज पर इस पर दिया, फोकस करा था मैंने सबसे पहला मेरा इंटरव्यू हुआ था बैंकिंग में, नैनीताल बैंक का बैंक पीओ का एग्ज़ाम मैंने क्लियर करा था, तो उसका मेरा इंटरव्यू हुआ था। ओके, ठीक है, वो इंटरव्यू मेरा ठीक हुआ, मैं था मतलब, बट वो वही है क्योंकि जो फाइनल मेरिट बनती है वो एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों की कंबाइंड बनती है, तो मेरिट में नहीं, नाम नहीं आ पाया था मेरा। देन उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू के लिए, मैं करंट अफेयर्स और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो मैं कपिल काटपाल सर से पढ़ता था। तो सर का ही एक बैच आता था इंटरव्यू के लिए, जब इंटरव्यू अनाउंस हो जाता था ना कि अब इस डेट्स को इंटरव्यू है, तो सर का एक बैच आता था। तो उसमें सर पहले तो बताते थे आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, देन वो एक मॉक इंटरव्यू भी लेते थे। तो मैंने उस कोर्स में एनरोल करा, और मैं मतलब सर ने शाम को शेड्यूल करा, मैं बट ऑफिस में था, मतलब ऑफिस से निकलते और घर आते आते ना मैंने ईयरफोन लगाए हुए कि कब मेरा नाम आ जाए, सब ग्रुप में इंटरव्यू ले रहे थे, कब मेरे को इंटरव्यू देना पड़ जाए। अब मैं सीधा ऑफिस से ही आया था, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी था ये। अब जैसे ही घर पहुँचा हूँ तो सर ने मेरा नाम ले लिया, लास्ट में ही था। तो इंटरव्यू सर ने फिर मेरा इंटरव्यू लिया, उस पर वीडियो कॉलिंग पर ही हमने इंटरव्यू लिया सर ने। वो इंटरव्यू 80 to 90% नेगेटिव था। अच्छा, ओके, वो नेगेटिव था। सर ने फिर बताया कि यश आपकी ये गलतियां हैं, ये वो। अब मैंने उसको कैसे पॉजिटिव लिया, मैंने ये सोचा, मैं चल ठीक है नेगेटिव था, बट मुझे ये तो एटलीस्ट पता चल गया कि ये सब चीज़ें वहाँ नहीं करनी, राइट, इसका अपोजिट करूँगा तो मेरा 80 to 90% जो है वो ठीक हो जाएगा इंटरव्यू। तो मैंने वो सब चीज़ें अवॉइड करी, मतलब कि मैंने ये सब चीज़ मुझे पता चल गया ये सब वहाँ नहीं बोलना, इसके अलावा जो मैं बोलूँगा वो ठीक ही होगा।
फिर मैं SBI PO का इंटरव्यू देने गया, तो जब मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया था तो रिटर्न देने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि होगा नहीं होगा। जब लेकिन मैं इंटरव्यू देकर आया, तब मैं इंटरव्यू के बेसिस पर मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ, मैं जो है मेरा फाइनल सिलेक्शन इसमें हो सकता है। फिर रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, अच्छा लगा तब। तो मेरा कहना सिर्फ यही है, इंटरव्यू के लिए आप नॉलेज जितनी ज़्यादा ग्रैब कर सकते हो उतनी ज़्यादा करो। अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, अगर आप BCom ग्रेजुएट हैं, आपको इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। जो आपने 11th-12th में पढ़ा था वही पूछेंगे, कोई वो नहीं आएगा। दूसरी चीज़, थोड़ा बैंकिंग और फाइनेंशियल के बारे में, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है, तो आप करंट ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। हो ये भी सकता है कि आपसे क्या कहते हैं, इनमें से कुछ ना पूछ के आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर सवाल आ जाए। मेरे से पर ज़्यादातर इंटरव्यूज में जो मैंने स्टूडेंट्स से सुना है कि आपके ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज तो ऑलरेडी जज हो चुकी है। मैम एक्चुअली क्या है, देखते हैं, नॉलेज जज हो चुकी है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो देखते हैं कि पूछा क्या क्या जाता है, कि मतलब क्या क्या पूछा जा सकता है। मैं था SBI PO के इंटरव्यू में मैं गया, वहाँ उन्होंने मेरे से, मतलब मैं वर्किंग था ऑलरेडी, और उन्होंने पूछा आप कहाँ वर्किंग है, मैंने बताया मैं कैनरा बैंक में चांदनी चौक ब्रांच में पोस्टेड हूँ। वो पूरा इंटरव्यू हुई वहीं उससे, बिजनेस एरिया से, और आप बिजनेस कैसे अपना बैंक का डेवलप करते हैं, वो सब उससे हुआ। और मैं प्रिपेयर कर गया था उस चीज़ पर, उस पॉइंट पर प्रिपेयर। तो एटलीस्ट क्या मतलब कि हाँ, मैं जो डेली रूटीन में कर रहा हूँ बैंक के लिए या जो भी है बैंक के बाहर से, बैंक के बाद, तो वो सब चीज़ें जो है मैं कर ही रहा हूँ। तो मतलब मैं कॉन्फिडेंट था, मेरे पास नॉलेज थी, तो मैंने सारे आंसर में दे पाया। तो मेन यही है कि आप जितनी नॉलेज आप ग्रैब कर सकते हो उतनी करिए। इंटरव्यू में आपको उतनी ज़्यादा मतलब इजी, आराम से जाएगा। मतलब कपिल सर ये बोलते हैं कि आप सामने वाले को ये मत बोलने दो, मतलब कि वो पूछे, आप उनसे पूछवाओ ये सब चीज़ें। क्वेश्चन आप जो आंसर कर रहे हो, अगला क्वेश्चन उस चीज़ से बने, उस चीज़ से बने कि इंटरव्यू ड्राइव आप करो, सामने वाला ड्राइव ना करे। अगर सामने वाले के हाथ में आपने स्टीयरिंग दे दिया तो गाड़ी आपकी क्रैश होगी। मेरे से एक इंटरव्यू में ये भी सवाल आ गया था कि यश जी आप तो BCom ग्रेजुएट हैं, आजकल BTech वाले आकर हमसे पूछते हैं कि आप BCom वालों को मत लिया करो, आप BTech वालों को ही लो। अच्छा, इस क्वेश्चन के पीछे क्या है, कोई लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन के पीछे, क्योंकि आपने ही सर नोटिफिकेशन में मेंशन कराया है एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो अब इस क्वेश्चन से वो पर्सनैलिटी देख रहे हैं, बंदा रिएक्ट कैसे करता है कि जब उसकी खुद की नॉलेज है, उसके खुद की पढ़ाई के ऊपर बात आ रही है, ये चीज़ है। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ भी टैकल करना आना चाहिए। मतलब आपको अपना, मतलब बिल्कुल कूल माइंड से स्माइल करते हो, भले आपके 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आप भले जवाब मत दो। मतलब आपको नहीं आता, मतलब नहीं आया, आप नहीं जवाब दे पाए, लेकिन 7वां 8वां सवाल जो आया, हो सकता है वो आपका सवाल इतना अच्छा हो, मतलब आपका जवाब इतना अच्छा हो, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि वो कोई नहीं। मैम देखो, अब मैंने बोला कि नॉलेज आप बढ़ा सकते हो, पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होंगी ना जो उनको पता है लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि वो 25-25 30 साल सीनियर बंदे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो कुछ ऐसी चीज़ पूछ लें आपको नहीं पता। वो तो मैम अब ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन आप जब आप जॉब में आओगे तब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो उस टाइम पर आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है कि बंदा घबरा तो नहीं गया, मतलब आगे कैसे आंसर दे रहा है, फंबल तो नहीं कर रहा, ये सब इशू रहती है। दूसरी एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो डर है वो ये रहता है कि इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा। ये चीज़ मैं भी बहुत सोचता था कि इंग्लिश में होगा इंटरव्यू या हिंदी में होगा, मेरी फ्लुएंसी इतनी है नहीं इंग्लिश में बोलने की, वो बोलेंगे मुझे समझ तो आती है, लेकिन मैं इतने अच्छे से कनेक्ट, जो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कराना चाहता हूँ वो मैं नहीं करा पाऊँगा। SBI में तो मैम एक बायोडेटा फॉर्म जाता है, उसमें आप साफ आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहते हैं हिंदी में। आपने हिंदी सेलेक्ट करा, पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपने हिंदी क्यों सिलेक्ट करा। अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करोगे ये तो ये नहीं पूछेंगे आपने इंग्लिश क्यों सिलेक्ट करा। अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हो तो आपसे ये पूछा जाता है आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो उसका भी आप एक जवाब जो है आप बना के जाइए, सोच के जाएं आप उसमें। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि हिंदी इंग्लिश, आपको जिस लैंग्वेज में भी आप मतलब कंफर्टेबल हो आप उसमें आराम से बात करें और आप एक्सप्रेस अच्छे से कर पाओगे। मेन पॉइंट ये है, उन्होंने ये देखना है कि बंदा बोल कितना पाता है।
आप एक ऐसी जॉब में जा रहे हो जो एक सर्विस सेक्टर है, आपको सर्विस देनी है अपने कस्टमर्स को, आप कस्टमर्स से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों आपको हायर करेगी। तो ये सब चीज़ें देखते हैं मैम। मीन्स आपको एक्सप्रेसिव, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल उसमें फोकस करें, आप जो भी आप थोड़ा नॉलेज ऑफ कोर्स होनी चाहिए, एंड कॉन्फिडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट Yes, थिंग ma'am. कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो सकता है, बहुत आपको हर्ट करने वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, बट वो आपको उसको हैंडल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, एंड योर आंसर शुड बी कि वो उनको पसंद आए, एंड इट शुड बी अ पॉजिटिव आंसर। तो इंटरव्यूज़ के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन एक किया। आपके इस बात से मेरे को एक बात और याद आ गई। जैसे मैंने बताया कि मेरे से तो मेरी जॉब से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे थे। ओके। फिर जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे को एक और कैंडिडेट मिला, मैंने उनसे पूछा कि आपसे क्या क्या सवाल पूछे। अब उनसे क्या पूछा कि इंडिया गेट कब बना था, किसने बनाया था। तो ये सब क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और वो वही है कि ना आपके बायोडेटा में उनको रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है। ओके। अगर किसी एस्पिरेंट के फादर या मदर बैंकिंग में है या आईएएस ऑफिसर हैं या किसी ऐसी अच्छी जॉब में है, उनकी जॉब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको प्रिपेयर कर जाना चाहिए। ओके। अब मेरा उनको ये रिफ्लेक्ट करा कि अपने बायोडेटा को आपको खुद एज एन इंटरव्यू बहुत yes, अच्छे से ma'am, जज yes, करना yes, चाहिए कि ma'am. कौन-कौन से पॉइंट्स हाँ, में आपको क्वेश्चन सब कुछ सोच के भरना उसमें। अगर Okay. उसमें हॉबीज भी पूछी जाती है, इंटरेस्ट एरियाज भी पूछे जाते हैं। ओके। अगर आपने हॉबीज लिख रहे हो आप क्रिकेट, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंट में कौन टॉप क्रिकेटर चल रहा है या किसने कोई Okay. नया रिकॉर्ड बनाया है। आप अच्छा। टेनिस लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, क्योंकि उनको नॉलेज पूरी होगी जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपका। अच्छा, राइट। तो ये चीज़ है, इस चीज़ का भी ये भी पूछा जाता है कि हाँ कुतुब मीनार कब बना, ये बना, ये सब सवाल भी आते हैं। ओके। इसका अगर आपके पास नहीं जवाब, आप साफ मना कर सकते हैं कि मेरे को नहीं पता, क्योंकि हिस्ट्री का सवाल है, नहीं आपने प्रिपेयर करा, कोई इशू नहीं है उससे बड़ा। लेकिन आप कोई अगर एक ऐसी सिटी से आ रहे हैं, उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। कोई एक मतलब आप प्रसिद्ध कहते हैं ना कि प्रसिद्ध स्थान है कोई, अगर आप कोई ऐसी जगह से भी आ रहे हैं तो उस सिटी के बारे में, उस सिटी में क्या नया है या मतलब क्या पुरानी चीज़ है कोई, उस चीज़ के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ से भी क्वेश्चन जो है अराइज होते हैं। फिर मीन्स आपको पूरा बायोडाटा स्कैन करना है एंड हर पॉइंट में सोचना है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया इंटरव्यू में, जो मुझे मैं काफ़ी अप्रिशिएट करूँ, क्योंकि इंटरव्यू पे जनरली स्टूडेंट्स कई बार बाहर निकल जाते हैं या फिर इंटरव्यू में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते, भले उन्होंने बाकी पीछे एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। तो ये सब स्टूडेंट अगर थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली देख के जाएगा तो वो अच्छा कर सकता है। मीन्स ही शुड हैव सम आंसर्स इन हिज माइंड और हर माइंड की वो वहाँ पे टैकल कर सके। तो ये आपने काफ़ी डिटेल में बताया है यश, हर चीज़ आपने बहुत डिटेल में बताई था, एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा लगा होगा बहुत सारे पॉइंट्स। तो अभी मैं आपसे एक ये क्वेश्चन भी पूछना चाहती हूँ रिगार्डिंग कि आप जैसे आपने कहा कि लाइक आपका एग्ज़ाम पहले क्वालिफाई हो गया, ऑलरेडी वर्किंग, तो लाइक आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा आपको लगता है कि वहाँ पे किस मतलब कितना जो आपकी ड्रीम पोस्ट थी देयर, सो हाउ मच यू आर एंजॉयिंग इट? मैम जब मैं पहले वर्किंग था मैं तब भी मतलब बिल्कुल आप ये कह लीजिए खुशी से, क्योंकि आपको एक तो आपको अच्छी सैलरी चाहिए, दूसरी चाहिए आपको खुशी, दूसरी चाहिए आपको कि आप जो काम कर रहे हो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ चलो ठीक है, मतलब अच्छा दिन गया मेरा, कोई टेंशन नहीं है। ऊपर नहीं, अप डाउन्स तो आते रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे। तो जब मैं पहले वर्किंग था वहाँ पर मार्केट की ब्रांच थी वो, मैंने वहाँ भी बहुत अच्छे से काम करा, मैं बहुत खुश था। और वहाँ उन लोगों ने अप्रिशिएट भी करा, जब मेरा फेयरवेल था वहाँ पर उन लोगों ने सबने अप्रिशिएट भी करा। मेरे को ये भी याद है, मेरे जो ब्रांच हेड थे प्रीवियस वाले, उन्होंने ये बोला था कि यश ने एक क्लैरिकल होकर ऑफिसर वाला कंट्रीब्यूशन दिया इस ब्रांच में। और अब जिस मैं ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, यहाँ के अलग मज़े हैं, मज़े मतलब कि मेरे को काम करने में मज़ा आता है। अच्छा लगता है मेरे को, दिन पता नहीं चलता कहाँ गया, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। मतलब जिनके लिए भी मतलब जैसे है कि अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस जॉब में फिट बैठते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है उसका जितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं वो उठाइए। और मतलब जॉब तो मैम अच्छी लग रही है, मतलब अच्छा है कुछ, मतलब हाँ। सो यश, हमने काफ़ी सीरियस बातें कर ली, काफ़ी आपकी जर्नी भी रिवाइंड कर दी पूरी, आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा है ना कि आपके पूरे 2-3 साल पूरे रिवाइंड हुए, स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छा लगा। अब थोड़ा फन पार्ट, मैं आपसे एक टॉक शो जैसे में तो रैपिड फायर होना तो बनता है, तो मैं कुछ फन क्वेश्चन करूँगी मगर आपको क्विक आंसर देना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड।
So what is your favorite food? राजमा चावल। Okay, that's nice. दिल्ली के लोगों को राजमा चावल is Yes, like ma'am. must है। छोला भटूरे भी पसंद छोले है। भटूरे, हाँ? Okay. Okay, which social media app you use the most? WhatsApp। WhatsApp. Okay. And okay. Do you like watching movies? If yes, tell your favorite. यस आई लाइक, बट फेवरेट तो ऐसे मैम कुछ नहीं है। जितनी भी मैं मूवी देखता हूँ वो सारी सारी पसंद है। अच्छी लगती मैंने है। किसी भी मूवी के लिए आज तक नेगेटिव थॉट कोई नहीं बनाया या अच्छा। कोई ऐसी मूवी नहीं है जो मैंने बीच में स्किप करी हो कि मेरे को But इंटरेस्ट still, नहीं recent में आपकी कौन सी अभी? रिसेंट में मैंने अभी विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज 2 सेकंड पार्ट आया था, वो देखा था अच्छा, मैंने। okay, okay, great, great. Do you like sports? If yes, what sports do you watch and play? स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली नहीं, बट योगा का और थोड़ा जिम का शौक है, बट वो अभी जब प्रिपरेशन थी तो तब सब छूट गया था। अब दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। Okay, great, great. And what's one problem that you want to solve in the world? अनएम्प्लॉयमेंट। Seriously, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत अच्छा आंसर है आपका। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ओके, जैसे कि हमने फूड से रिलेटेड डिस्कस किया, तो डू यू लाइक स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट फूड? बहुत स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो दिस वाज रियली नाइस। आपने काफ़ी अच्छे आंसर दिए एंड आई होप आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो ये एक छोटा सा हम अनअकैडमी की तरफ से, कैमल टीवी टॉपर्स की तरफ से, आई होप आपको ये पसंद आए। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस यश? कैसा था आपका एक्सपीरियंस CDWT के? मैम बहुत अच्छा लगा। मतलब जब पहले एपिसोड्स देखता था, टॉपर्स को देखता तब लगता था कि हाँ एक बार यहाँ जरूर जाऊँगा। ओके। तो सीरियसली बताऊँ तो थर्ड टाइम है, मतलब कि तीसरी बार प्लान बना तो मैं आज आया हूँ। इससे पहले 2 बार मतलब किसी ना किसी रीज़न की वजह से कैंसिल नहीं, मतलब पहले बार मेरी वजह से नहीं हो पाया, दूसरी बार मतलब किसी और रीज़न की वजह से। फाइनली आई एम हियर और मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए, अपना टाइम दिया, अपनी जर्नी आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। उनको काफ़ी नॉलेज उससे मिली होगी कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। एंड आप भी एस्पिरेंट रहे तो वो भी कैसे वो फील आप जानते होंगे कि उनकी क्या फील है। जो सिचुएशन है वो मेरी अभी 2020 में मेरी सेम सिचुएशन थी। राइट ऑलमोस्ट सेम थी। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मैंने वो फेज़ देखे कि मैं एक जिसने आज डिसाइड करा कि मेरे को अगर इस प्रिपरेशन के लिए जाना है तो मैं उसको भी गाइड कर सकता हूँ पूरा, क्योंकि मेरे को सिनेरियो सारे पता है कि बंदा गलती, एक एस्पिरेंट गलती कहाँ करता है। सो अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं आपने अपने फ्रेंड्स को जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी जैसी एक अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं, तो आप उनको प्लीज़ अगर कोई मैसेज देना चाहें। मैम बेसिकली यही कहना चाहूँगा मैं आप सब लोगों को, अगर आपने डिसाइड करा है कि आपने यहाँ जाना है तो अपनी तरफ से पूरा 100% आप देना। ये मत सोचना कि मैं इतना कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा, मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूँगा तो मेरा ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। कभी इस चक्कर में मत पड़ना कि कट ऑफ क्लियर करनी है। अपने ही तरफ से अपना बेस्ट देना और सिर्फ प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये थोड़ा टाइम ही है। उसके बाद अगर आप एक अच्छी जॉब में लग जाएंगे, आप कमाओगे भी, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने अपने शौक़ पूरे करने हैं या कुछ भी कह लीजिए, वो आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, अपने जॉब को भी और अपनी लाइफ को भी, क्योंकि आप तब खुद अर्न कर रहे होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा बस कि आप तैयारी करते रहिए। अब इस वीडियो के मतलब आपको इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी जो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी आप अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकते हो उसको। दूसरी चीज़ ये कि स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग मिलेगी, कोई सेम स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलने वाली। मैंने आपको इतना सब कुछ बताया, आप इससे अगर कुछ निकाल के आप कुछ नया डेवलप करते हैं और उससे आपको रिजल्ट मिलता है तो वो स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क करिए। कभी भी या शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट पाथ किसी भी मतलब इन सब चीज़ों में मत पड़ना, सिर्फ तैयारी करना, आपको बिल्कुल मतलब सक्सेस मिलेगी, आप बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। That was really great। बहुत अच्छा लगा यश आपसे बात करके। एंड देयर इज़ अ रिचुअल कि आप अगर किसी अपने फ्रेंड को या अपने कलीग को या आपके कोई अनदर टॉपर को टैग करना चाहते हैं तो प्लीज़ टैग कर लीजिए, जिनसे हम उनकी जर्नी भी जान के हम स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकें। मैम एक नहीं मैं 2 करना चाहूँगा। श्योर बहुत श्योर। एक तो मैम मेरा फ्रेंड ही है आयुष जायसवाल,
ओके, दिल्ली से ही है वो। पहले Okay. हम दोनों ने कैनरा बैंक साथ में ज्वाइन करा था, अच्छा, और हम दोनों ने SBI ज्वाइन करा हमने। हम Okay, दोनों दो- ने SBI ज्वाइन करा, wow, बट वो लखनऊ सर्कल में है और मैं चंडीगढ़ सर्कल में okay, हूँ। that's nice. तो एक तो उसको टैग करना चाहूँगा, आयुष कुमार जायसवाल नाम है उसका। एंड सेकंड मेरा एक और फ्रेंड है रोहित शर्मा, Okay, उसने मैम अभी CGL 2018 क्लियर करा है और CGL 2019 भी क्लियर करा है। okay, अभी वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे उसने ज्वाइन करा है। okay, और भी बहुत सारे एग्जाम्स उसने पहले क्लियर करे हैं, लेकिन अब वो अभी फाइनली वो इस जॉब में okay, रोहित शर्मा। okay. तो फॉर श्योर हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम उनसे भी उनकी जर्नी जान के बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा Yes, होगा, ma'am. एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी सारी चीज़ें आपने जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर किए अपनी पूरी जर्नी से, एंड उनको काफ़ी गाइड किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू मैम कि आपने मतलब अनअकैडमी का भी मैं थैंक यू मतलब करना चाहूँगा कि उन्होंने बुलाया एक और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपना मैसेज जो है आगे कन्वे कर सकूँ। ओके, दैट्स Thank you, ma'am. थैंक यू। सो गाइज, आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपको इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे जो आप अपनी जर्नी में ऐड कर सकते हैं और अपनी जर्नी को एक बेटर प्रिपरेशन जर्नी बना के अपने ड्रीम गोल्स तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही हम आपके लिए बहुत सारे सेशंस लेकर आते रहेंगे। तो सेशन पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड गाइज लेट्स क्रैक इट।